नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कर्नाटका हाई कोर्ट ने आज वाजे किया है कि स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी लिबास पर पाबंदी सिर्फ तुलबा पर लागू होती है, असातिज़ा पर नहीं। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर करदा मुकदमे की आज 90वें दिन भी समाअत हुई और आज की समाअत में भी दोनों फरीकों की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी रहा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि अदालत के अबूरी अहकामात सिर्फ उन स्कूलों और कॉलेजों के लिए है जहां यूनिफॉर्म का तयन किया गया है। अगर यूनिफॉर्म मुकर्रर है तो उन्हें इस पर अमल करना होगा, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या PG कॉलेज। चीफ जस्टिस अवस्थी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी लिबास पर पाबंदी सिर्फ तुलबा पर लागू होती है, असातिज़ा पर नहीं। चीफ जस्टिस ने अदालत के अबूरी अहकामात की ये वजाहत उस वक्त की जब रियासत के चंद कॉलेजेस में हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात के नाम पर मुस्लिम असातिज़ा को भी हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया था, जिसके खिलाफ एक प्राइवेट कॉलेज की एक गेस्ट लेक्चरर ने इस्तीफा दे दिया था। अब एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र हुकूमत में अक़लियती बहबूद के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान नवाब मलिक को 3 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कस्टडी में भेज दिया गया। उन्हें जमीन की खरीद के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से तार जुड़ने के चलते चारशंबे की सुबह 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है। ईडी ने उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश कर 14 दिन का रिमांड मांगा था। कोर्ट ने करीब 5 घंटे तक दोनों पहलुओं की दलील सुनने के बाद उन्हें 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने उन्हें जेल में अपनी दवाइयां रखने और घर का खाना मंगाकर खाने की इजाजत भी दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर NCP वर्कर्स की भीड़ लगी रही। कोर्ट से बाहर निकलने पर गाड़ी में रवाना होते वक्त मलिक ने उन्हें हाथ हिलाकर सब कुछ ठीक होने का इशारा किया और वहां से ईडी ओहदेदारों के साथ चले गए। मलिक के हामियों के भड़कने के अंदेशे को देखते हुए ईडी ऑफिस पर CRPF तैनात की गई थी। मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। NCP चीफ शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर पार्टी के अहम कायदीन की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद वो वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी बंगले वर्षा पर पहुंचे। ठाकरे ने भी रियासत के वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग की। नवाब मलिक की गिरफ्तारी की मुखालिफत में असेंबली के बाहर जुमेरात की सुबह 10 बजे महाविकास अघाड़ी हुकूमत के वुज़रा मुजाहरा करने वाले हैं। इस गिरफ्तारी की महाविकास अघाड़ी के सभी कायदीन ने मजम्मत की है। 25 वर्ष राहील त्याची पुन्हा तशीच नावं घेऊन लोकांना बदनाम करणं, त्रास देणं, सत्तेचा गैरवापर करणं आणि त्याचं मुख्य कारण की जे लोक भूमिका स्वच्छ करणारी मानतात केंद्र सरकारच्या विरुद्ध किंवा या विषयाचा या यंत्रणा याचा गैरवापर केला जातो, त्या एजन्सीच्या संबंधी जे बोलतात त्याला हात त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे आणि तेच या ठिकाणी घडले। कई दिनों से ईडी के अधिकारी पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं कि नवाब मलिक के घर छापेमारी होगी। आज किरीट सोमैया बोल रहे हैं कि पूना के मामले को लेके जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ईडी नवाब मलिक के घर आएगी। वो आने के बजाय वो बताएं कब मुझे आना है, मैं स्वयं ईडी के कार्यालय में जाने के लिए तैयार हूं। मैं ईडी के लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर किरीट सोमैया को आपने अपना प्रवक्ता बनाया है तो ऑफिशियल रूप से उसे प्रवक्ता बनाने का काम करें, या जो भी खेल इस महाराष्ट्र की धरती पे आप कर रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी है तो ऑफिशियल आप प्रेस रिलीज निकालने का काम करिए। सिर्फ विस्परिंग कैंपेन करके, मीडिया में खबरें प्लान करके महाराष्ट्र के नेताओं को, महाराष्ट्र के सरकार को बदनाम करने का खेल बंद करने का काम करें। सोमैया का यह कहना कि वक्फ बोर्ड की जमीन में पूना में घोटाला किया है नवाब मलिक ने, सोमैया साहब मैं आपको आज एक सूचक बात बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के घोटाले में जल्द ही एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अगले सप्ताह में FIR दर्ज होगी और उसकी गिरफ्तारी करेंगे। और ईडी को बोलिए उसे भी बुलाइए। बहुत
देखिए, नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूं कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं, जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकालकर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूं उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूं। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज दिए जो आप बीजेपी में आए हैं। उस वक्त बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उनको समझ नहीं आता है, उनके पास ईडी नहीं पहुंचते, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचते। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं, और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? और भी नाम लूंगा। और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चारशंबे के रोज असेंबली इंतखाबात के चौथे फेज की पोलिंग खत्म हो गई। इस बार करीब 58% पोलिंग हुई। 2017 में इन्हीं 59 सीटों पर 62.55% पोलिंग हुई थी, यानी इस बार करीब 4% पोलिंग कम हुई है। 2012 में इन 59 सीटों पर 57.52% वोटिंग हुई थी। वहीं 2012 के मुकाबले में 2017 में वोटिंग में 5% का इजाफा हुआ था। पिछले 3 इंतखाबात में इन 59 सीटों का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि जब जब वोट का परसेंटेज बढ़ा तो उस वक्त अपोजिशन पार्टीज को फायदा हुआ। 2012 में 8% बढ़ने पर समाजवादी पार्टी को 22 और 2017 में 5% बढ़ने पर बीजेपी को यहां 48 सीटों का फायदा हुआ। इस बार इन 59 सीटों पर 4% वोटिंग घटी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि उन पार्टियों ने अपने मियादकार में लोगों की तरक्की की तवक्कुआत को ही महदूद कर दिया था और उन्हें छोटी ज़रूरत के लिए तरसा दिया था। ज़िले बाराबंकी के राम सिन्ही घाट में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले बीएसपी और फिर एसपी ने तो तरक्की की तवक्कुआत को महदूद किया, उन्होंने तो लोगों की छोटी जरूरतों की तकमील के लिए भी उन्हें तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि याद रहे कि उत्तर प्रदेश में जारी ये इंतखाबात यूपी की तरक्की के साथ ही मुल्क की तरक्की के लिए भी उतने ही अहम हैं। तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा? ये गौर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा? उनके पास कौन जाएगा? ये गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा
उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दहशतगर्द से ताल्लुकात के सवाल से घिरे अखिलेश यादव की क़यादत वाली समाजवादी पार्टी को वोट देना अपने मुस्तकबिल के साथ साथ नस्लों को बर्बाद करने की मुतरादिफ है। तलवाई असेंबली के हल्के के राजभवन मैदान में चाशुम्बे को एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने 38 दहशतगर्दों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिनमें 9 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से, उनमें से 7 आजमगढ़ के हैं। उन्होंने कहा कि मैंने रायबरेली में एसपी सरबराह से एक दहशतगर्द के वालिद से उनके रिश्तों के बारे में सवाल किया था। दहशतगर्द के वालिद एसपी का प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश से मिल चुके हैं, मगर एसपी सदर इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पेंशन की सुविधा दी जा रही है और 17,000 से अधिक दिव्यांग जनों को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये पेंशन रोक दी थी। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, बुजुर्गों के प्रति नहीं है, गरीबों के प्रति नहीं है। समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की संवेदना है केवल और केवल पेशेवर माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के प्रति। और इसीलिए जब भी उन्हें अवसर मिला, सपा या बसपा जब भी आई है, अपने साथ आतंकवाद और अपराध भी लेकर के आई है। 5 साल हो रहे हैं, 5 साल में आपने कहीं प्रदेश में दंगों का नाम सुना है क्या? कोई दंगा नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है क्या? कर्फ्यू ही नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने लखीमपुर तशद्दुद के हवाले से बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि लखीमपुर में किसानों के काफिले पर जीप दौड़ाने वाले ममलिकती वजीर के बेटे वो तशद्दुद के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा हुकूमत की नाकाम पैरवी की वजह से अगरचे अदालत से जमानत मिल गई हो, लेकिन अवाम की अदालत उनकी जमानत जब्त करने को बेताब है। जिले बहराज के शहर के बालफील्ड में मुनक़िद अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया। एसपी सरबराह ने कहा कि जो कहते हैं कि खाता खुल गया है, वो गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की तिजोरियां भर रहे हैं। लग रहा है आज कल से हवा तेज आज चल रही है। मैं तो कल नहीं था यहां पे, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूं, बताओ कल से आज हवा तेज चल रही है कि नहीं चल रही है? और ये हवा इसलिए तेज चल रही है आज क्योंकि चौथे चरण का वोट समाजवादी पार्टी पर पड़ रहा है, इसलिए हवा तेज चल रही है। कल आए थे कोई आसपास आपके, कल आए थे कोई आसपास, बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग आए थे। मैं ये कह सकता हूं, अगर ये जनसैलाब देख लें और अभी बहराइच का जनसैलाब जो देख करके मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे, भूमिगत हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। और इसलिए क्योंकि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचले जाने वाले किसानों के खानदानों का इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना हुकूमत के लिए शर्मनाक करार दिया। प्रियंका गांधी ने चाशुम्बे के रोज कहा कि मुतासरीन के अहले खाना को खुद हुकूमत को इंसाफ देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत उनके तय गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है, जिसकी वजह से उन्हें खुद इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि कितने शर्म की बात है कि लखीमपुर किसान
कत्लेआम के मुतासरीन के खानदानों को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ रहा है और इंसाफ मांगना पड़ता है। यूपी में वोट के लिए कायदीन हर दाव लगा रहे हैं। उन्हें भरी सभा में शर्मिंदा भी होना पड़े तो कोई गम नहीं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सामने आया। रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के मौजूदा एमएलए और उम्मीदवार भूपेश चौबे इलेक्शन मीटिंग के दौरान अचानक कुर्सी पर खड़े हो गए और अपने कान पकड़ लिए। इसके बाद वो कुर्सी पर ही उठक बैठक करने लगे। वो 3 बार ही उठक बैठक लगा पाए थे कि बगल की कुर्सी पर बैठे एक कायद ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने सहाफियों से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 14 सालों के दौरान गुजरात में 6000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत में छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों को कोयला देने के बजाय गुजरात हुकूमत की एजेंसियों ने उसे ज्यादा कीमत पर दूसरी रियासतों की सनतों को बेचकर 6000 करोड़ रुपए का घपला किया। कोल इंडिया की मुख्तलिफ कोयला कानों से निकाला गया कोयला उन सनतों तक नहीं पहुंचा जिनके लिए उसे निकाला गया था। राज्यों को बेचा गया, दूसरे राज्यों में बेचा गया, उसकी टोटल कीमत है 6000 करोड़। और 6000 करोड़ का घोटाला तो है ही, पर जिनको मिलना चाहिए था एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को, आज गुजरात में लाखों छोटे उद्योग बंद हुए क्योंकि उनके कोयले या तो किसी और ने काम में ले लिया। गुजरात की सरकार ने तो जो उनका भाग का कोयला था 60 लाख टन, उसको कहीं और दूसरे राज्यों में बेच दिया। कैसे हुआ यह घोटाला 6000 करोड़ का? अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आता हूं। 14 साल पहले भारत में जो यूपीए की सरकार थी, उसने ये कहा कि छोटे उद्योगों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो इनको कोयला सही कीमत पे, रियायती कीमत पे, कम कीमत पर मुहैया कराया जाए। तो उन्होंने हर राज्य सरकार को बोला कि आप कोल इंडिया की माइंस से छोटे उद्योगों के लिए कोयला सीधा आपके पास आ जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। आप उस कोयले को अपने राज्य के छोटे उद्योगों में, मझले उद्योगों में बांट देना। और उस कोयले की दाम जो निर्धारित हुए वो हुए लगभग 3000 रुपये पर टन के अनुसार, 1800 से 3000 रुपये पर टन के हिसाब से। गुजरात की सरकार ने क्या किया? गुजरात की सरकार ने कहा कि हम ये काम खुद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो एक एजेंसी को अपॉइंट किया जिसका नाम गुजरात की सरकार ने पिछले 14 राजस्थान हुकूमत ने आज चाशुम्बे के रोज साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया। बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया। ख्याल रहे कि यूपी असेंबली इंतखाबात के दौरान पुरानी पेंशन बहाली का मसला जोरों शोर से उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आएगी तो वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। वजीर आला अशोक गहलोत ने बजट में मुलाजमीन को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद तकर्रुरशुदा एहलकारों के लिए पहले की तरह ही पेंशन फराहम करने का ऐलान किया गया। में फ्यूचर में 80 ओल्ड एज के अंदर और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपी गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला, और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस जमाने के अंदर। अभी जो बढ़ता है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपी सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। पेंशन फिर DA साल बढ़ता है उसकी पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। मिशन मोड पे हमने कृषि को लाए हैं हम लोग, तो वो ढंग से आगे बढ़ाएंगे इसको। और बड़ा अच्छा प्रयोग है, जो पहला प्रयोग है तो इसमें कमी भी रहेगी, दूर करने अगली बार, पर कम से कम शुरुआत हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर को जो दर्जा मिला है टूरिज्म को, इंडस्ट्री सेक्टर का, ये तो मैं जब पहली बार डिप्टी मिनिस्टर बना
तब से मांग करते आ रहे हैं हिंदुस्तान के सब टूरिज्म इंडस्ट्री वाले। तो बहुत अच्छा फैसला हो गया। 2 रुपये 5 रुपये कर दिया दूध उत्पन्न आएगा। सारी फॉर्मेलिटीज भी है, वरना क्या नया एंट्री करना बड़ी तकलीफ होती है आदमी। स्मार्टफोन दे रहे हैं 1,33,00,000। यूक्रेन का बुहरान हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन पर गैर एलानिया रूसी हमला हुआ है। रूसी टैंक मशरकी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क में दाखिल हो गए हैं और रूसी फौजी बागियों के साथ यूक्रेन की फौज के जेर कंट्रोल इलाकों की तरफ बढ़े हैं। इस दौरान झड़प में 6 यूक्रेनियन फौजियों के हलाक होने और कुछ के जख्मी होने की इत्तला है। मालूम हुआ है कि रूस डोनेत्स्क और लुहांस्क के उन आज़ाद ऐलान करदा हिस्सों को भी जम करने का इरादा रखता है जिन पर बागियों का कब्जा नहीं था, जिसकी वजह से रूसी फौजी यूक्रेन की फौज के साथ तसादुम के पाबंद हैं। ये देखते हुए कि पाबंदियों से रूसी फौजियों के कदम नहीं रुकते, अमेरिका ने अब खित्ते में जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर तैनात करने का फैसला किया है। 8 तैयारे और 32 हेलीकॉप्टर बाल्टिक ममालिक एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिटोइया में तैनात किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी तलबा के वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल देर रात गए 256 हिंदुस्तानी तलबा इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। तलबा के वालिदैन एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। मुतअद्दिद वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ख्याल रहे कि यूक्रेन में 20,000 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा और शहरी मुकीम हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हालिया तनाज़े के बीच पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रूस के दौरे पर गए हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 23 से 24 फरवरी तक इस दौरे में इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में इजलास करेंगे। पाकिस्तान के लिए दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। 1999 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर जा रहा है। इससे पहले मार्च 1999 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रूस गए थे। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से वहाँ की आवाम मुसीबतों का सामना कर रही है। वहीं इमरान दूसरे मुल्कों से कर्ज लेकर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि पहले से ही बैरूनी कर्ज में डूबा पाकिस्तान रूस से कर्ज की मांग कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 तक मुल्क के हर घर को नल के जल से जोड़ने की स्कीम के अहदाफ हासिल करने की मजमूई कोशिशों को जरूरी बताते हुए कहा कि स्कीम के अमल दरामद में यह ध्यान रखना जरूरी है कि मिशन के तहत कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए। चाचू मेघ को वेबिनार के जरिए जल जीवन मिशन से मुतालिक तमाम फरीकों से बात करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क के हर गाँव वाले को साफ पानी का हक हासिल है और जल जीवन मिशन के तहत मुल्क के हर शहरी को वाटर गवर्नेंस के जरिए पानी का हक हासिल है और इसको मजबूत किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गांव के स्तर पर लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, वाटर गवर्नेंस को बल मिले, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4
अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 19,12,878 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 16,090 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 42,88,86,263 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,28,681 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,59,43,430 अफराद का कोविड का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,102 नए केसेस मिले। 31,377 मरीज ठीक हुए, जबकि 278 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 17,847 की कमी आई। मुत्तहदा अरब अमारात में मंगल के रोज दुनिया के सबसे खूबसूरत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में अमारत के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम शरीक हुए। इस मौके पर अमारत का कौमी तराना भी बजाया गया। अमारत के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ट्वीट किया कि फ्यूचर म्यूजियम उम्मीद का पैगाम, इजहार का जरिया, आलमी साइंसी प्लेटफॉर्म और हम सब के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल की रोशनी हासिल करने का मुकम्मल इरादा है। फ्यूचर म्यूजियम इंसान के तखय्युल का इजहार और अमारती अज़्म का अमली इजहार है। वही अमारत जो खुद अपनी ज़ात से ऊपर जाने का मिशन जारी रखे हुए है। वली अहद दुबई शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा कि फ्यूचर म्यूजियम मुस्तकबिल के शहरों और मुस्तकबिल की हुकूमतों के लिए फिक्र और मारिफत की तजुर्बेगाह साबित होगा। होटल ब्रिजुल अरब ने फ्यूचर म्यूजियम के इफ्तिताह पर अरबी रस्मुल खत का खुसूसी शो किया, जिससे फ्यूचर म्यूजियम की बैरूनी मंजर की हकीकी तर्जुमानी मुमकिन हो सके। अलामा अजीज दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मंगल को दुबई पहुंचने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर फ्यूचर म्यूजियम के स्टैंप का इस्तेमाल किया। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर इमिग्रेशन के वक्त फ्यूचर म्यूजियम की स्टैंप लगी थी। मुश्किल हालातों में भी जीत का जज्बा कैसे कायम रखा जाता है, ये हिंदुस्तान के वीर जवानों से सीखा जा सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के कमांडेंट रतन सिंह सोनल साबित हुए। लद्दाख में तैनात 55 साल के रतन का एक वीडियो आईटीबीपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में लद्दाख में हिमालय की 17,500 फीट ऊंची चोटी पर -30 डिग्री टेम्परेचर में भी रतन सिंह सोनल ने 1 मिनट में 65 पुशअप्स लगाकर अपनी फिटनेस का नजारा दिखाया। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। अब बात क्रिकेट की। सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर श्रीलंका के खिलाफ जुमेरात को लखनऊ में होने वाले पहले T20 मैच में नहीं खेल पाएंगे। दोनों खिलाड़ी इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो गए हैं। सूर्य कुमार को वेस्टइंडीज के साथ तीसरे T20 मैच के दौरान हाथ में फील्डिंग करने के दौरान चोट लगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं दीपक चाहर भी बॉलिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। इंडिया और श्रीलंका के बीच लखनऊ में 24 फरवरी को पहला और धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को दूसरा और तीसरा T20 मैच होना है। वहीं दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच, पहला मोहाली में 4 से 8 मार्च तक और दूसरा 12 से 16 मार्च तक बेंगलुरु में खेला जाना है। आईपीएल सीजन 15 के मुकाबले मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में खेले जा सकते हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जुमेरात को होने वाली मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि मुंबई में सबसे ज्यादा 55 मुकाबले खेले जाएंगे। 15 मैच पुणे में और 4 मैच अहमदाबाद में होंगे। प्ले ऑफ और फाइनल के लिए अभी वेन्यू तय नहीं है। अहमदाबाद इन मैचों को होस्ट करने के लिए रेस में सबसे आगे है। मुंबई में वानखेड़े डीवाई पटेल और बेब्रोन स्टेडियम में मैच होंगे। पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे। सभी 10 टीमों को वानखेड़े और डीवाई पटेल स्टेडियम में 4-4 मैच मिलेंगे। वहीं 3-3 मैच ब्रोब्रेन और एमसीएस स्टेडियम में मिलेंगे। फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।